तो आज है मौर्य उत्तरकालीन अभिलेख। मतलब मौर्य के समय में, वैसे तो अशोक जो सम्राट हैं वो भी मौर्य के ही हैं, अशोक सम्राट, लेकिन उसके उत्तरकालीन जो हैं जिसमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कनिष्क आदि सारे आ जाएंगे, कुषाण वंश जो आ जाएगा वो मौर्य उत्तरकालीन अभिलेखों के अंतर्गत आता है। तो इसमें है कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख। तो इसमें सबसे पहले लिखा सारनाथ। सारनाथ में जो बुद्ध की प्रतिमा मिलती वो कैसी है, तो स्थान कहाँ पर है उसका, भाषा कौन सी है वो, या लिपि कौन सी, इस प्रकार से। तो इसमें है कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख। स्थान इसका सारनाथ है, बनारस में है ये सारनाथ, और इसकी भाषा है संस्कृत। अगर बहुलता देखी जाए तो प्राकृत भाषा है, लेकिन वैसे संस्कृत भाषा है। लिपि इसकी ब्राह्मी है। काल इसका 81 ईस्वी का है, और विषय है इसमें लोकहित सुख के लिए यष्टि और छत्र की स्थापना इत्यादि का वर्णन है। एक बार ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था कि सारनाथ की जो बौद्ध प्रतिमा है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो उसके नीचे एक ऑप्शन था, क्या संस्कृत भाषा में है, या प्राकृत भाषा में, या पाली भाषा में। तो या तो सीधा सीधा आपको लगाना है संस्कृत भाषा में है, और अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है प्राकृत से प्रभावित संस्कृत है, तो आप उस ऑप्शन पे चले जाना, क्योंकि सारनाथ की जो बौद्ध प्रतिमा लिखी गई है वो काफी संस्कृत प्राकृत से प्रभावित है। तो प्राकृत से प्रभावित संस्कृत भाषा है। वैसे नॉर्मल संस्कृत भाषा है, लेकिन कैसी संस्कृत है, तो प्राकृत से प्रभावित संस्कृत भाषा है। इसमें कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क का वर्णन है। ठीक है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, इसके बारे में राजतरंगिणी में वर्णन मिलता है। आगे है रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख। एक बार प्रश्न आया था कि रुद्रदामन का कौन सा शिलालेख है, तो रुद्रदामन का है गिरनार शिलालेख, जो कहाँ मिलता है, गिरनार में मिलता है, और गिरनार है जूनागढ़, गुजरात के जूनागढ़ जिले में प्राप्त होता है। भाषा इसकी भी संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी लिपि है, काल इसका 150 ईस्वी का है, और इसमें सुदर्शन तड़ाग का इतिवृत्त और पुनर्निर्माण तथा रुद्रदामन की राजनीतिक उपलब्धियां बताई गई हैं। वैसे तो प्रत्येक का जो स्तंभ लेख है, किसी भी राजा का जो स्तंभ लेख है, उसमें राजनीतिक या राज्य की जो उपलब्धियां होती हैं, राजा के द्वारा जो उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, उनका ही वर्णन होता है। लेकिन किसी किसी में ना थोड़ा सा ज्यादा वर्णन आ जाता है, जो प्रसिद्ध सा होता है। जैसे अशोक के 13वें शिलालेख में हमने पढ़ा था कलिंग युद्ध का वर्णन था, तो अशोक का कलिंग युद्ध काफी, एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए आपको याद रखना है। और इसमें रुद्रदामन का जो है, नॉर्मल सी बात है, गिरनार शिलालेख है, गिरनार में ही है, गुजरात जूनागढ़ में। भाषा संस्कृत है सभी की, लिपि भी ब्राह्मी है, काल 150 ईस्वी है। लेकिन इसमें सुदर्शन तड़ाग का वर्णन है, मतलब उसका पुनर्निर्माण का वर्णन है। तो एक बार पूछा गया था सुदर्शन तड़ाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो इन्होंने करवाया था, रुद्रदामन ने। तो इसकी राजनीतिक उपलब्धियां भी हैं, और सुदर्शन का तड़ाग आपको याद रखना है। सुदर्शन जो झील है उसका पुनर्निर्माण करवाया है रुद्रदामन ने। अब रुद्रदामन के दादा हैं चष्टन, याद हो तो रख लेना। रुद्रदामन के पिता हैं क्षत्रप, और हैं एक है जायदामन, इसको बोलते हैं क्षत्रप जायदामन। महाक्षत्रप की उपाधि रुद्रदामन की है, ये याद रखना। पूछ लिया जाएगा आपसे कि रुद्रदामन की उपाधि कौन सी है, तो महाक्षत्रप इनकी उपाधि है। क्षत्रप एक उपाधि का नाम था। सुदर्शन झील का वर्णन, तो सिद्धम इदम तड़ागम सुदर्शनम गिरी नगरात। सुदर्शन झील के निर्माता, एक बार पूछा गया था सुदर्शन झील का निर्माण किया किसने था, तो पुष्यगुप्त ने किया था। और दोबारा से पुनर्निर्माता कौन है, तो चक्रपालित, दोबारा से पुनर्निर्माण इन्होंने ही करवाया था चक्रपालित से। अब आगे है गिरनार के तड़ाग से संबंधित हैं कनिष्क और कुषाण। ठीक है, गिरनार के जितने भी तड़ाग मतलब झील आदि का भी जो भी काम हुआ है वो है कुषाण, कनिष्क कुषाण। आगे है कलिंग राज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। पिछली बार यही प्रश्न आया हुआ था कि खारवे हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख पहली बात तो खारवेल का है, कलिंग राज खारवेल का। स्थान कहाँ है, हाथी गुम्फा पहाड़ी उदयगिरी, उड़ीसा भुवनेश्वर में है, पुरी जिले में मिलता है। लिपि इसकी ब्राह्मी लिपि है। भाषा इसकी संस्कृत से प्रभावित प्राकृत भाषा है, मतलब संस्कृत है भाषा तो, लेकिन प्रभावित पूर्ण रूप से प्राकृत से है। काल इनका 35 ईस्वी का काल है, और विषय है इसमें कलिंग नरेश खारवेल का जीवन चरित है। चेदी नरेश वंश वृद्धि का वर्णन है। महाराज महामेध वाहन का वर्णन है।
खारवेल चेदी कुल का शासक था, मतलब चेदी नरेश माना जाता है खारवेल को, तथा वह जैन धर्मावलंबी था। मतलब ये और तो सारे लगभग बौद्ध धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। खारवेल जो थे वो जैन धर्म के थे। नमो अरहंतानाम नमो सविधानम एरेण महाराजेन, ये एक बार पीछे पूछी गई है 2019 में कि नमो अरहंतानाम नमो स्वविधानम एरणम महाराजेन, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो आपको बताना है। ये खारवेल से रिलेटेड है ये सूक्ति, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से है। ठीक है, आपको याद रखना है। 4-5 ही सूक्तियां हैं ऐसी ऐसी जो प्रसिद्ध हैं। जैसे अशोक के लिए हम देवानाम प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं, और इनकी ये एक ही सूक्ति मिलती है, नमो अर्हंतानाम नमो स्वविधानम एरेण महाराजेन महावेद्य वाहनेन इति। पीछे आया है कि महावेद्य वाहन इत्यादि का नाम इसमें वर्णित है। आगे है गुप्तकालीन एवं गुप्त उत्तरकालीन अभिलेख। ये तो गुप्त काल के थे, और गुप्त से उत्तर काल के जो अभिलेख हैं उसका वर्णन है। तो सबसे पहले गुप्तकालीन समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का पहली बात तो स्तंभ लेख है, इलाहाबाद स्तंभ लेख, और ये इलाहाबाद में मिलता है, जिसको आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में है। रचनाकार इनके हरिशेन है। एक बार यही प्रश्न आया था कि समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है वो किसके द्वारा रचित है, मतलब किसने बनवाया था, तो उसकी रचना की थी हरिशेन ने। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा किसने इसकी रचना की थी, तो हरिशेन ने इनकी रचना की थी। स्थान इनका इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। भाषा इसकी संस्कृत है, मतलब इलाहाबाद में जो ये बना हुआ है अभिलेख, इसकी पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये लिपि इनकी ब्राह्मी लिपि थी। काल 250 ईस्वी का था, और इसमें विषय है समुद्रगुप्त के जीवन वृत्त और उपलब्धियों का वर्णन है। यह कुल्लई स्वई, इस प्रकार से इसमें कुछ लिखा गया सूक्तियां। भारत दिग्विजय का वर्णन है, समुद्रगुप्त के जीवन का वर्णन। तो पूछ लेंगे भारत दिग्विजय का वर्णन कौन से उसमें है, तो दिग्विजय यात्रा का वर्णन समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, इसलिए इलाहाबाद के अंतर्गत मिलेगा आपको। और समुद्रगुप्त पद प्रकाश डालने वाली प्रमाणिक सामग्री प्रयाग प्रशस्ति। पूछते हैं प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड है, तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से है, क्योंकि समुद्रगुप्त का ही एकमात्र इलाहाबाद में मिलता है, और इलाहाबाद को ही हम प्रयाग बोलते हैं, इसलिए प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ये प्रयाग स्तंभ लेख रानी का अभिलेख कहलाता है। प्रयाग नाम आए वहीं समझ लेना इलाहाबाद ही है। आगे है यशोधर्मन का मंदसौर स्तंभ लेख। ये भी पिछली बार प्रश्न आया था कि मंदसौर स्तंभ लेख किसका है या किसके द्वारा रचित है, तो मंदसौर जो शिलालेख है वो यशोधर्मन ने लिखा है। और उससे पहले मतलब यशोधर्मन के बारे में वर्णन है मंदसौर स्तंभ लेख में। और उससे पहले एक बार प्रश्न आया था कि मंदसौर जो शिला स्तंभ लेख है वो किसकी रचना है, तो वो की है वत्स भट्टी ने। ठीक है, याद रखना आपको कि मंदसौर जो शिलालेख है वो यशोधर्मन का है, और रचना की है वत्स भट्टी ने। मंदसौर स्तंभ लेख की जो रचनाकार है वो है वत्स भट्टी। स्थान मंदसौर में ही है, और मंदसौर पड़ता है मध्य प्रदेश में। भाषा इसकी भी संस्कृत है। लिपि ब्राह्मी लिपि है, और काल इसका 229 से लेकर के या 472 दोनों मान सकते हैं। कहीं 229 मिलता है, कहीं 472 मिलता है। काल तो लगभग नहीं पूछा जाता, आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा याद रख लेना। इसके अंदर विषय जो है वो है सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार। ये एक बार प्रश्न आया है, सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये आपको मिलेगा यशोधर्मन के मंदसौर शिला स्तंभ लेख में। एक होता पट्टवाई श्रेणी इत्यादि का वर्णन है। आगे है हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख। यह है नाम है, ये ताम्रपत्र अभिलेख है, और हर्ष का कौन सा है, तो बांसखेड़ा है। बांसखेड़ा नाम से है ताम्रपत्र अभिलेख लिखा गया है। कहाँ है, कहाँ मिलता, तो हर्ष के द्वारा जो रचित है वो बांसखेड़ा अभिलेख है। स्थान है इनका बांसखेड़ा, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। भाषा है संस्कृत, और लिपि है उत्तरी ब्राह्मी लिपि का वर्णन मिलता है इसमें। काल है 628 का। विषय है इसमें हर्षवंश वृत्त का वर्णन है। मोखरी राजाओं की वंशावली है। मोखरी वंश के इनके जीजा शाह बोलते हैं ना उनको, इनकी बहन का विवाह हुआ था मोखरी वंश के राजा ग्रह वर्मा से, तो उनका भी वर्णन मिलता है हर्ष की बहन का। और इनकी उपाधि है, पृथ्वी की उपाधि मिली है इन्हें, वल्लभ की उपाधि है, और एक सत्याश्रय की उपाधि मिलती है।
आगे है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन के द्वारा लिखा गया, आपसे पूछा गया है कि ऐहोल शिलालेख के रचनाकार कौन है, तो पुलकेशिन के द्वारा ये शिलालेख है, या पुलकेशिन के बारे में इस शिलालेख में। स्थान है इसका बीजापुर, बीजापुर या बादामी बोलते हैं, कर्नाटका में है ये, बीजापुर कर्नाटका में पड़ता है। भाषा इसकी संस्कृत भाषा है। लिपि इसकी दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। काल है इसका 634 ईस्वी का इसका काल है। विषय में क्या है इसके, तो पुलकेशिन द्वितीय की राज प्रशस्ति का वर्णन है। रवि कीर्ति कविता आश्रित कालिदास भारवी कीर्ति विष्णु स्तुति चालुक्य शासकों का वर्णन कंदम वंश उल्लेख। देखो ये आपको याद रखना, पहली बात तो रवि कीर्ति का वर्णन एक बार पूछा गया है, रवि कीर्ति का वर्णन कहाँ मिलता है, तो रवि कीर्ति का वर्णन मिलता है पुलकेशिन के ऐहोल शिलालेख में। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि कालिदास और भारवी की जो रचनाएं हैं, या कालिदास और भारवी का जो महात्म्य दिखाया गया है, इनका वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है, तो ये भी पुलकेशिन के ऐहोल शिलालेख में मिलता है। चालुक्य वंशजों का वर्णन है इसमें। जयति भगवान जिनेन्द्रो वित जरा मरण जन्मनो यस्य जान समुद्र अंतर्गतम अखिलम अखिल जगत तरम पवीव। इस प्रकार से इसमें एक ये सूक्ति याद रख लेना। फेंगसान के अनुसार महाराष्ट्र का राजा चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय था। ये चालुक्य नरेश था, चालुक्य वंश का राजा था। इसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन की सेना को परास्त किया, और मल्लवों की पराजय के बाद चोल पांडे केरल के राजाओं ने पुलकेशिन की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, इसीलिए इनको चोल वंश का राजा या चालुक्य वंश का राजा कहा जाता है। आगे है भूयस्व येन हृदय मेधयाजिनः। इसने अश्वमेध याग किया था। पूछ लेंगे कौन सा राजा ऐसा जिन्होंने अश्वमेध याग किया था, तो पुलकेशिन ने किया था। इसने नल मतलब पुलकेशिन ने नल मौर्य कंदम राजाओं को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय की दरबारी कवि की थी रवि कीर्ति ने, इनके दरबारी कवि थे। कई बार पूछा गया है कि रवि कीर्ति किसके अंतर्गत आते हैं, या रवि कीर्ति किसके दरबारी थे, तो पुलकेशिन के दरबारी थे। रवि कीर्ति ने जैन मंदिर बनवाया था। ठीक है। आपसे पूछ लेंगे कि पुलकेशिन के अंतर्गत जैन मंदिर किसने बनवाया था, क्योंकि पुलकेशिन वाले भी जैनेन्द्र थे, तो जैन मंदिर किसने बनवाया था, तो रवि कीर्ति ने जैन मंदिर बनवाया था। भारवी और कालिदास को अपनी कविता में उल्लिखित किया है रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति जो है, इन्होंने अपना शिलालेख लिखा या जैन मंदिर बनवाया, इन्होंने जो भी मतलब अपनी कविताएं लिखी हैं उनमें भारवी का और कालिदास का नाम इन्होंने लिखा है, इसलिए पूछा जाता है भारवी और कालिदास का नाम कौन से शिलालेख में मिलता है, तो पुलकेशिन के शिलालेख में मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय को फेंगसान ने कहा है बुले किसे, मतलब ऐसा पुलकेशिन जो द्वितीय था उनको फेंगसान ने नाम दिया है, बुले किसे नाम से जाने जाते हैं। तो ये थे आपके अभिलेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र अभिलेख। तो आपने शायद सारे पढ़ लिए अभी, तो फिलहाल यहीं लगे हुए हैं, प्रश्न भी यहीं से आता है। तो आज आज तक तो इनसे बाहर से कोई प्रश्न नहीं आया है, आपको पूछा जाएगा तो प्रश्न यहीं से आएगा। आपको हर चीज याद रखनी है कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है, कहाँ है, कौन सी भाषा में लिखा गया है, या पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख है, कहाँ लिखा गया है, यशोधर्मन का कौन सा है, रुद्रदामन का कौन सा है, हर्ष का कौन सा है, अशोक का कौन सा है, कौन सी भाषा में लिखा गया है, कहाँ पर मिलता है, कौन से समय में मिलता है, या कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, रवि कीर्ति का वर्णन कहाँ मिलता है, या फिर रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है उसमें अन्य तड़ाग सुदर्शन तड़ाग झील का वर्णन। तो जो इम्पोर्टेंट जो भी वर्णन है, प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन, इस प्रकार से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तथ्य है ना वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सीधे के सीधे उठा लिए जाते हैं। या देवानाम प्रिय किसे कहा जाता है, किसको किस चीज की उपाधि मिली है, या फिर मतलब यशोधर्मन का जो मंदसौर शिलालेख उसके रचनाकार कौन जाने जानते हैं, तो आपको बताना है वत्स भट्टी इसके रचनाकार हैं। इस प्रकार से यह महाक्षत्रप की उपाधि किसे मिली है, तो आपको बताना रुद्रदामन को इसकी उपाधि मिली है। तो हर चीज जो मतलब मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे, लेकिन प्रश्न यहाँ से ही आएगा, इससे बाहर प्रश्न आज तक नहीं आया है। थोड़ा घुमा के दे देंगे आपको, या तो सही मिलान करना दे देंगे, जैसे पिछली बार 4 इधर लिख रखे थे 4 इधर, तो सही मिलान करना था, वो आसान भी रहता है। या फिर किसी भी प्रकार से दे देंगे आपको, कथन कारण में उलझा करके दे देंगे, प्रश्न यहीं से आएगा। तो आपको ये सब याद करना है। यहीं से अपने 10 मिनट फिर खत्म होती है।
इतना ही वर्णन है 10वीं यूनिट में। बाकी तो कुछ है तो आप बताओ?